हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो टॉपिक आ रहा है स्टेट ऑफ मैटर। आज हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर में सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बीईसी। तो हम पांचों स्टेट ऑफ मैटर को एक्सप्लेन करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। तो आज का टॉपिक है हमारा स्टेट ऑफ मैटर। टॉपिक है स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर। तो मैटर की 5 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बीईसी। तो पांचों स्टेट को आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या होती है। तो पहला जो है पहले स्टेट ऑफ मैटर में 5 होती है। फर्स्ट सॉलिड, सेकंड लिक्विड, थर्ड गैस, फोर्थ प्लाज्मा एंड फिफ्थ बीईसी। प्लाज्मा और बीईसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। बीईसी होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बीईसी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अगर सॉलिड की बात करें तो सॉलिड का अरेंजमेंट याद होगा, हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। इसके पार्टिकल का अरेंजमेंट कुछ इस टाइप से होता है। इसके पार्टिकल्स काफी क्लोज होते हैं। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में थोड़ा गैप होता है पार्टिकल्स के बीच में, और गैस में लार्ज गैप होता है। ये तीनों में डिफरेंस होता है, बेसिक डिफरेंस जो हम पीछे पढ़ के आए। बट आज हम पढ़ने वाले इसकी एक एक प्रॉपर्टी और डिफरेंस, और सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बीईसी क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला टॉपिक जो कि आ रहा है सॉलिड। पहला हम पढ़ेंगे इसमें सॉलिड। तो सॉलिड फर्स्ट टॉपिक है सॉलिड। इसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट, सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज होती है। सॉलिड की जो शेप होती है, पहला पॉइंट, सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड की जो शेप होती है और वॉल्यूम डेफिनेट होती है। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये सॉलिड है। इसकी शेप मैं किसी भी जगह पे रख दूं, इस रूम में या रूम से बाहर, इसकी शेप यही रहेगी। और इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड रहता है। सॉलिड अपनी शेप और वॉल्यूम को चेंज नहीं करता तब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना करी जाए। सॉलिड का जो वॉल्यूम और शेप क्या होती है, फिक्स्ड। जो पहला पॉइंट आता है, दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। सॉलिड की जो शेप और वॉल्यूम होती है क्या होता है, फिक्स्ड, जिसे बोलते हैं डेफिनेट। क्या होता है, फिक्स्ड, जिसको क्या बोला जाता है, डेफिनेट। फर्स्ट पॉइंट, जिसका वॉल्यूम और शेप फिक्स्ड हो, डेफिनेट हो, इसको बोलते हैं हम सॉलिड। क्या बोलते हैं, सॉलिड। सेकंड पॉइंट, अब सेकंड आ रहा है पॉइंट, देखो यहाँ पे फिगर में देखा था जो इंटरमोलिकुलर, देखो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, ये पार्टिकल्स जो होते हैं, ये जो पार्टिकल्स है अंदर सर्कल में, इनके बीच में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम होता है या फिर ना के बराबर होता है। इस पॉइंट को बोलते हैं देयर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। सिंपल सा लिखते हैं, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस वो वेरी वेरी स्मॉल होता है। पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा ना के, जैसे बोलते हैं ना के बराबर, एक तरह से नेग्लिजिबल, वेरी स्मॉल। इसी को बोलते हैं इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। क्या बोला जाता है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। सॉलिड में जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता है वो काफी कम होता है। ठीक है, ये होता है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो हमें पता है जो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है सॉलिड में, वो काफी लार्ज होती है। क्या होती है, काफी लार्ज। पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी लार्ज होती है, तो इसी को बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि क्या होगी, हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होती है। आप हमारे आसपास जितने भी सॉलिड है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है काफी हाई होती है, काफी लार्ज होती है, जिसकी वजह से वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसी को बोला जाता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अंडरलाइन कर देते हैं यहाँ पे,
हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट अगर मैं सॉलिड की बात करूं, नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी, शॉर्ट में लिखते हैं केई। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोलिक्यूल्स आर वेरी लो। जो मॉलिक्यूल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत कम होती है। अगर मैं इसको हीट भी करूं तो इसके मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं अपने मीन पोजीशन पे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मीन। अगर मैं सॉलिड को हीट करूं, ये सॉलिड है, इसे हीट करूं तो इसके पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं। इसके पार्टिकल के जो हवा में क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे? नहीं, ये अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं। पार्टिकल से अपने मीन पोजीशन पे क्या करते हैं, वाइब्रेट, वाइब्रेशन। तो इसको लिख सकते हैं दैट इज दे कैन vibrate only their mean position, their mean position। तो सॉलिड की बात करें, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत लो होती है, ना के बराबर। तो लिखा हुआ है लो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स आर वेरी लो, वेरी लो। और साथ के साथ दे कैन वाइब्रेट ओनली देयर मीन पोजीशन, दे कैन वाइब्रेट ओनली देयर मीन पोजीशन। अगर हम गिलास को गैस पे रखें, गिलास के किसी भी बर्तन को गैस पे रखते हैं तो देखा हुआ है हीट करने पे वो क्रैक कर जाते हैं। वो क्यों कर जाते हैं? जैसे उन्हें एनर्जी मिलती है तो उसके मॉलिक्यूल्स इंटरमोलिकुलर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं और अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं। तब वाइब्रेशन फास्ट हो जाती है तो वो क्या कर जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? ब्रेक। इसलिए ग्लास के बर्तन को कभी भी गैस पे नहीं रखा जाता है, क्योंकि वो क्या कर जाएंगे, क्रैक कर जाते हैं, टूट जाते हैं। यही रीजन होता है कि सॉलिड में जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल लो होती है और उसके जो पार्टिकल्स होते हैं मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं। दे कैन वाइब्रेट ओनली देयर मीन पोजीशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट था सॉलिड की डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम होता है। हमारे आसपास जितने भी सॉलिड है सबकी शेप और वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनेट। सेकंड वन इज इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल। इसके जो पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है। एंड थर्ड, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होती है। एंड फोर्थ पढ़ा था हमने, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स आर वेरी लो। मॉलिक्यूल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी काफी कम होती है। एंड फिफ्थ पॉइंट जो कि आ रहा है, सॉलिड नॉट शो फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी। सॉलिड सब्सटेंस फ्लो नहीं करते हैं। फ्लो कौन करते हैं? लिक्विड और गैस। फॉर एग्जांपल मैं सॉलिड, लिक्विड, गैस को तीनों यहाँ पर एक साथ गिराऊं, सॉलिड तो नीचे जाके या तो क्रैक होगा या नीचे जाके गिर जाएगा। लिक्विड थोड़ी दूर तक बहता हुआ जाएगा फ्लो करते हुए, और गैस, गैस तो पूरे रूम में क्या कर जाएगी, स्प्रेड कर जाएगी, फ्लो कर जाएगी। तो इसी को बोलते हैं फ्लूइडिटी। सॉलिड फ्लो नहीं करता, फ्लूइडिटी शो नहीं करता। लिक्विड थोड़ा सा ज्यादा करता है और गैस सबसे ज्यादा, जो कि हम देखने वाले अभी सॉलिड, लिक्विड, गैस में। तो ये फ्लूइडिटी शो नहीं करता। एंड लास्ट पॉइंट 6, सॉलिड शो रिजिडिटी। रिजिडिटी, रिजिडिटी मतलब होता है जिद्दी, कठोर, जो अपनी शेप को और अपनी शेप, आकृति, जो कॉन्फ़िगरेशन को चेंज ना करे उसे बोलते हैं हम रिजिडिटी। सॉलिड अपनी शेप, साइज, वॉल्यूम को चेंज नहीं करता, इसलिए सॉलिड क्या है, सॉलिड शो रिजिडिटी। इसी टर्म को बोलते हैं रिजिडिटी। तो सॉलिड्स के ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस वेरी स्मॉल, हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है, फ्लूइडिटी शो नहीं करता और रिजिडिटी शो करता है। ये 6 पॉइंट अगर आपको आगे सॉलिड के, तो लिक्विड और गैस के यहीं पे कवर हो जाते हैं, जो कि हम लिखेंगे भी। लिक्विड और गैस भी सेम सारे पॉइंट्स है, बट थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, डिफरेंस। इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें सॉलिड की, सॉलिड के एग्जांपल आसपास जितने भी सॉलिड्स हैं, देखो सॉलिड, स्पॉन्ज, स्पॉन्ज एक सॉलिड होता है। स्पॉन्ज जो होता है वो सॉलिड होता है। सॉलिड जैसे इसे प्रेस करते हैं अंदर की जो एयर है वो बाहर आ जाती है, छोड़ने पे वापस अपनी शेप पे आ जाता है। तो स्पॉन्ज सॉलिड में आता है। रबर भी सॉलिड है। आयरन नेल, ETC, लोहे की कील, ये सब किस कैटेगरी में आता है,
सॉलिड, रबर भी सॉलिड होती है, क्या होती है? सॉलिड। तो ये था हमारे सॉलिड्स के कुछ पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर सॉलिड आते हैं सारे पॉइंट सेम पढ़ना है, बट अब कंपैरिजन करना है लिक्विड और गैस का। तो स्टार्ट करते हैं हम, अगला टॉपिक लिक्विड, से नोट करें, हम आते हैं लिक्विड पे। अगला आ रहा है लिक्विड। लिक्विड तो सॉलिड्स की अगर हमने क्या क्या पॉइंट करे थे, पहला पॉइंट था डेफिनेट शेप। अब देखेंगे लिक्विड की क्या क्या शेप होएगी, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस लिक्विड में क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी, फ्लूइडिटी, रिजिडिटी, स्पॉन्ज। एग्जांपल स्पॉन्ज में ये आता है, ठीक है, स्पॉन्ज। तो अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल, अगर मैं लिक्विड की बात करूं, ये रहा लिक्विड का अरेंजमेंट, लिक्विड का अरेंजमेंट। सॉलिड की डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप होती है। क्या लिक्विड की शेप होती है? नहीं। लिक्विड को जिस भी कंटेनर में रखा जाता है, लिक्विड को जिस भी कंटेनर में रखा जाता है, वो उसी कंटेनर की शेप ले लेता है। ग्लास में रखेंगे तो ग्लास की शेप, मग में रखेंगे तो मग की शेप। तो लिक्विड की कोई शेप नहीं होती, बट वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। वॉल्यूम फिक्स का मतलब है 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक है आपके पास, उसे चाहे ग्लास में रखकर पियो या फिर डायरेक्ट बोतल से पियो, वो 1 लीटर ही रहेगी, वॉल्यूम उसका चेंज नहीं होता, वो वॉल्यूम 1 लीटर ही ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। वॉल्यूम का मतलब क्या है? वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। 1 लीटर पानी आप उसको चाहे टब में डालो या बाल्टी में डालो, 1 लीटर ही ऑक्यूपाई करेगा स्पेस को, बट शेप चेंज होती जाएगी जैसे जैसे हम जिस कंटेनर में उसको डालेंगे। तो पहला पॉइंट उसका क्या हुआ लिक्विड का, दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट इनडेफिनेट शेप, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो आ रहा है फर्स्ट, they have definite volume but indefinite shape। लिक्विड की शेप इनडेफिनेट होती है, शेप इनडेफिनेट। सेकंड पॉइंट, साथ ही साथ कंपैरिजन भी चलेगा। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत कम होता था, ये होता है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस कितना है। लिक्विड में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, स्मॉल इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे वेरी स्मॉल है तो यहाँ पे लिख देंगे, या फिर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस हायर देन सॉलिड। तो सेकंड पॉइंट, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस डिस्टेंस हायर देन, कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, हायर देन सॉलिड। क्या लिख सकते हो, वहां पे वेरी स्मॉल लिखा था, यहाँ पे लिख सकते हो स्मॉल इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। थर्ड पॉइंट, यहाँ पे लिखा हमने हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी कम होती है, क्यों? क्योंकि उनके बीच में गैप है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है लिक्विड में, इसलिए वो फ्लूइडिटी शो करते हैं। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर मैं बात करूं पार्टिकल के बीच में, सॉलिड में हाई होती है, लिक्विड में लो, लो लिख देते हैं, लो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, ठीक है, सॉलिड से कम होती है, या बोल सकते हो लो होती है। कंपैरिजन भी कर सकते हो साथ साथ, जैसे हमने लिखा इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस हायर देन सॉलिड, या लिख सकते हो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आर हाई, उसमें सॉलिड में लो था। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो सॉलिड की जो काइनेटिक एनर्जी है वेरी लो होती है, और गैसियस की जो काइनेटिक लिक्विड चल रहा है, लिक्विड की जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स वो क्या होती है? हाई होती है। यहां लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर हायर देन सॉलिड। सॉलिड से क्या होती है? ज्यादा। तो काइनेटिक एनर्जी जो लिक्विड्स की होती है वो सॉलिड से ज्यादा होती है, क्योंकि फिगर में भी हमें दिख रहा है जो लिक्विड होता है उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, क्या करते हैं? काइनेटिक एनर्जी शो करते हैं। बोल सकते हो कि अगर मैं लिक्विड को यहाँ पर डालता तो उसके मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है, जिसकी वजह से वो क्या कर जाते हैं? फ्लो कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? फ्लो। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट हमने पीछे पढ़ा था कि सॉलिड नॉट शो फ्लूइडिटी, लिक्विड शो फ्लूइडिटी। लिक्विड फ्लो करते हैं, लिक्विड शोज फ्लूइडिटी, लिक्विड फ्लूइडिटी शो करते हैं, फ्लूइडिटी शो करते हैं। एंड सिक्स पॉइंट,
लिक्विड्स नॉट शो रिजिडिटी, लिक्विड्स और गैस रिजिडिटी शो नहीं करते। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लिक्विड्स के, अगर लिक्विड्स के एग्जाम्पल देखें, ऑयल, वाटर, जूस, इटीसी, ये सारे एग्जाम्पल किसके, लिक्विड्स के। तो लिक्विड्स के अगर हम पॉइंट पे वापस ध्यान दें तो लिक्विड की कोई भी शेप नहीं होती, दे हैव इंडेफिनिट शेप बट वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। सेकंड की बात करें तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस लिक्विड में ज्यादा होता है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस हायर देन सॉलिड। अगर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो सॉलिड से तो ज्यादा होता है और गैस से कम। जो भी चीज लिक्विड की सॉलिड से ज्यादा वो गैस से क्या होगी, कम। लो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में ज्यादा होती है, लिक्विड में कम, और गैस में तो बिल्कुल कम। तो लो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, लो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और काइनेटिक एनर्जी की बात करें, सॉलिड के मॉलिक्यूल पास पास होते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बहुत कम, लिक्विड के थोड़े दूर होते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि वाइब्रेशन इजिली होगा, मतलब मोशन मूवमेंट इजिली हो जाता है लिक्विड में, और गैस में तो सबसे ज्यादा होता है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर हायर देन सॉलिड। ठीक है, सॉलिड से ज्यादा। लिक्विड फ्लूइडिटी शो करता है, फ्लो करते हैं लिक्विड से, बेसिकली सबको पता है, और रिजिडिटी नहीं शो करते। रिजिडिटी होता है कठोरपन, जो अपनी शेप ना बदले, लिक्विड बदलता है, इसलिए रिजिडिटी जो टर्म है वो लिक्विड और गैस शो नहीं करेंगे, लिक्विड और गैस शो नहीं करेंगे। एंड लास्ट बनाते हैं यहाँ पे कौन, गैस। लिक्विड के अरेंजमेंट ये होता है, यहाँ पे बना देता हूँ, पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम। क्या हो जाएगा, कम। अगर मैं गैस की बात करूं, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा गैस। क्या होता है, गैस। तो यहीं पे लिख देते हैं गैस। गैस में पार्टिकल का साइज देख लो, ऐसे इस टाइप से होता है, दूर दूर काफी। तो सारे पॉइंट्स यहीं पे क्लियर हो जाते हैं उसी इन डायग्राम से। पहला पॉइंट, गैस की कोई भी शेप नहीं होती और कोई भी वॉल्यूम नहीं होता। तो गैसेस हैव इंडेफिनिट शेप एंड इंडेफिनिट वॉल्यूम। पहला पॉइंट इसका आ रहा है, दे हैव इंडेफिनिट शेप एंड इंडेफिनिट वॉल्यूम। क्योंकि जो शेप और वॉल्यूम क्या होती है, इंडेफिनिट। हाँ, गैस की कोई शेप नहीं होती ये तो पता है, अब गैस का वॉल्यूम नहीं होता, इसका मतलब क्या है। देखो इसका मतलब क्या है, मेरे पास दो कंटेनर है, सही से देखना, गैस का कोई वॉल्यूम नहीं होता, इसका मतलब एक कंटेनर ये ना, और एक थोड़ा सा बड़ा ले लेता है, दो कंटेनर है, 1 kg गैस है। कितनी, 1 kg गैस है। इस 1 kg गैस को जब मैं इस कंटेनर में फिल करता हूँ, इस कंटेनर में फिल करता हूँ, तो ये गैस पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेती है, पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेती है। जैसे कि बलून देखा होगा, बलून में जब हवा को भरते पूरे बलून को ऑक्यूपाई करता है, आप कहीं पे भी छोटा सा होल कर दो, वहां से सारी गैस निकल जाती है। यस और नो। 1 kg गैस को जब मैंने इसमें फिल करा तो इसने पूरे कंटेनर को क्या कर लिया, ऑक्यूपाई। अगर मेरे को इस 1 kg गैस का वॉल्यूम निकालना है तो किसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, जिस कंटेनर में से रखा गया है। अब सेम गैस को 1 kg गैस को मैंने इस कंटेनर में डाला, तो इसमें भी इसने पूरे कंटेनर को क्या कर लिया, ऑक्यूपाई। क्या कर लिया, ऑक्यूपाई। अब फिर दोबारा 1 kg गैस का वॉल्यूम निकालना है। अब वॉल्यूम क्या है, जो ये कंटेनर है। तो गैस का अपना वॉल्यूम नहीं होता, गैस का वॉल्यूम वही माना जाता है जिस कंटेनर में उसे फिल करा जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप इतने बड़े बलून में 5 ग्राम गैस डालते हो और इतने बड़े बलून में भी 5 ग्राम गैस को फिल करते हो, तो दोनों केसेस में वॉल्यूम क्या होगा, जो उस बलून का वॉल्यूम होगा। तो गैस अपना वॉल्यूम को चेंज कर रहा है, उसका अपना खुद का वॉल्यूम नहीं होता, इसलिए बोला जाता है कि वो इंडेफिनिट वॉल्यूम शो करता है। क्या करता है, इंडेफिनिट वॉल्यूम। क्लियर। तो गैसेस का जो वॉल्यूम होता है वो इंडेफिनिट होता है, और गैस का वॉल्यूम का मतलब है जिस कंटेनर में उसे डाला है वो उसका वॉल्यूम है। कंटेनर बदलते जाओ, वॉल्यूम चेंज होता जाएगा। तो दे हैव इंडेफिनिट शेप एंड इंडेफिनिट वॉल्यूम, इंडेफिनिट शेप एंड इंडेफिनिट वॉल्यूम। अगर सेकंड पॉइंट की बात करें, सेकंड पॉइंट देख लो, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। साफ दिख रहा है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, वेरी वेरी लार्ज या हाई बोल सकते हो। सॉलिड में तो होता ही नहीं था इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस वेरी स्मॉल, लिक्विड में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस हायर देन सॉलिड, या बोल सकते हो
हाई इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, और गैसेस में वेरी लार्ज, इसमें लार्ज बोल सकते हो, उसमें वेरी लार्ज, ठीक है। या कंपेयर करा जाए तो गैसेस का इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है, सॉलिड से भी ज्यादा और लिक्विड से भी ज्यादा। तो सॉलिड में हमने लिखा था, देखो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, और यहाँ पे लिखे इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, देखो कंपैरिजन वाला वर्ड लिख लो या स्मॉल लिख सकते हो। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस या तो ग्रेटर देन हायर देन सॉलिड लिख लो, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आर स्मॉल, ये लार्ज, चलो लार्ज लिख लेते हैं, और यहाँ पे वेरी लार्ज कर लेंगे, या कंपैरिजन करके भी कर सकते हो कि हायर देन सॉलिड, और गैस में हायर देन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आर लार्ज, और यहाँ पे बोला जाए इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आर वेरी वेरी लार्ज, वेरी वेरी हाई लिख लो या लार्ज, ज्यादा होता है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस सबसे ज्यादा, ठीक है। इसमें होता है, देखो यहाँ पे दिख रहा है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है, बट गैस में उससे ज्यादा होता है, गैस में लिक्विड के कंपेयर में ज्यादा होता है, गैस में दोनों से ही ज्यादा होता है। कंपैरिजन करना तो बहुत लिख लेना, बहुत हायर देन लिक्विड एंड सॉलिड्स, क्लियर। तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है, लार्ज होता है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस वेरी वेरी लार्ज। एंड थर्ड पॉइंट जो यहाँ पे आ रहा है, थर्ड पॉइंट यहाँ पे था इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। अगर हम बात करें, सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, लिक्विड में लो, और गैसेस में वेरी लो। तो यहाँ पे लिखा था ना मैंने, लो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेरी लो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वेरी लो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, बहुत ज्यादा कम, कितनी कम, सॉलिड और लिक्विड दोनों से कम, इसलिए वेरी वर्ड यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। एंड नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट की अगर बात करें, गैसेस और क्या प्रॉपर्टी शो करती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, पूरे चैप्टर में पढ़ा है हमने, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल होता है वो गैस का सबसे हाई होता है। कहने का मतलब है सॉलिड लिक्विड गैस तीनों को यहाँ पे अगर मैं छोड़ता हूँ, यहाँ पे गिरा देता हूँ, तो सबसे दूर तक कौन जाएगा फ्लो करते हुए, गैस के जो पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एयर के पार्टिकल के साथ कोलाइड करके इसी कोलिजन को, इसी मूवमेंट को, मोशन को काइनेटिक एनर्जी के द्वारा रिप्रेजेंट करा जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा गैस की होती है। किसकी होती है, गैस। इसलिए परफ्यूम की स्मेल काफी दूर तक पहुंच जाती है, क्योंकि वो एयर के पार्टिकल के साथ कोलाइड करके काइनेटिक एनर्जी को अचीव करते हुए काफी दूरी तक निकल जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स आर वेरी हाई, ठीक है। वहां पे लिखा था हायर देन सॉलिड, तो यहाँ पे ये भी बोल सकते हो वेरी हाई, या फिर हायर देन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है, जैसा सही लगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स वेरी हाई। और लास्ट दो पॉइंट की अगर हम बात करें, फ्लूइडिटी, गैसेस सो हाई फ्लूइडिटी की बात भी करें तो गैस सबसे ज्यादा फ्लूइडिटी शो करता है। वही सेम एग्जांपल, सॉलिड लिक्विड गैस को यहाँ पे गिराया जा रहा है, सबसे आगे तक कौन फ्लो करता हो जाएगा, लिक्विड थोड़ी दूर जाके रुक जाएगा, गैस तो रूम से ही बाहर हो जाएगी पूरे, ठीक है। तो फ्लूइडिटी सबसे ज्यादा कौन शो करता है, गैस। कौन शो करता है, गैस। और लास्ट पॉइंट, रिजिडिटी, गैस भी रिजिडिटी शो नहीं करती, गैस रिजिडिटी शो नहीं करती। यहाँ पे भी लिखा था लिक्विड नॉट शो रिजिडिटी and gases also not show rigidity, gases not show rigidity, तो गैस भी रिजिडिटी शो नहीं करते। और गैस के एग्जांपल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन N2, ठीक है, ये गैस के एग्जांपल्स। तो ये होता है सॉलिड लिक्विड गैस। अगर हम देखो शेप की बात करें, सॉलिड की फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम, लिक्विड की शेप
नहीं होती, वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। गैस की ना शेप होती ना वॉल्यूम। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो सॉलिड की ज्यादा, लिक्विड की कम, गैस की सबसे कम। और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस की बात करें, मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस सॉलिड में बिल्कुल ना के बराबर, लिक्विड में थोड़ा ज्यादा होता है और गैस में सबसे ज्यादा। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो गैस में सबसे ज्यादा, लिक्विड में कम और सॉलिड में सबसे कम। रिजिडिटी गैस नहीं शो करता, लिक्विड भी नहीं शो करता, सॉलिड करता है। फ्लूइडिटी सबसे ज्यादा कौन करता है, गैस, और लिक्विड उससे कम, एंड सॉलिड करता ही नहीं है। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा गैस का होता है, लिक्विड का उससे कम और सॉलिड का सबसे कम। क्लियर? तो ये थे हमारे सॉलिड, लिक्विड, गैस के पॉइंट्स। तो इसको नोट कर ले, स्क्रीनशॉट लो या फिर नोट कर लेना नोट्स में। तो अब हम आते हैं थर्ड स्टेट ऑफ मैटर। ये फर्स्ट था हमारा कौन सा, देखो फर्स्ट हमने पढ़ा था सॉलिड, जो कि यहाँ पे हमने पढ़ा है। सेकंड आया था लिक्विड, सारे पॉइंट्स लिक्विड्स के। एंड थर्ड वन इज गैस, गैसेस के भी सारे पॉइंट कर लिए। अब आ रहा है हमारा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, जो कि है प्लाज्मा। बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, तो इसे नोट करें। सेकंड और थर्ड था, अब आता है फोर्थ है प्लाज्मा। अब आ रहा है प्लाज्मा। तो ये बायो वाला प्लाज्मा नहीं है, ये केमिस्ट्री स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा, ठीक है। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, लिख देते चलो, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा। अब प्लाज्मा होता है क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या बोलती है और क्या इसके एग्जांपल है, तो समझते हैं पहले डेफिनेशन। व्हेन सुपर हीटेड, डेफिनेशन चलो यहीं से लिख देते हैं। इट इज डिफाइंड व्हेन सुपरहीटेड, या लिख सकते हो ओवरहीटेड ऑफ गैसियस सब्सटेंस। अगर मैं गैसियस सब्सटेंस को सुपरहीट या ओवरहीट कर दूं, इट बिकम मिक्सचर ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान देना यहाँ पे, इट बिकम मिक्सचर ऑफ आयंस। तो वो क्या बन जाएगा, आयंस का मिक्सचर, दैट इज कैटायन। इट बिकम मिक्सचर ऑफ आयन, नॉट आयंस, ठीक है, आयन दैट इज कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन्स तो किसका मिक्सचर बनेगा, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स। वो आयंस कौन से होंगे, कैटायन। कौन से होंगे, कैटायंस। कौन से होंगे, कैटायंस। एंड दिस इज नोन एज प्लाज्मा। अब ये डेफिनेशन क्या बोल रही है और क्या चीज का मिक्सचर, तो समझते हैं पहले, फिर आते हैं डेफिनेशन पे। तो यहाँ पे बोला क्या गया बेसिकली, अगर हमारे पास एक गैसियस मिक्सचर है, ये गैस है, ठीक है, ये क्या है, गैसियस मिक्सचर, ये गैसियस सब्सटेंस बोल लो। अगर मैं गैस को सुपरहीट कर दूं, किसी भी गैस को सुपरहीट कर दे, अगर हम गैस को क्या करते हैं, सुपरहीट या ओवरहीट। सुपरहीट का मतलब क्या होता है, ये देख लो, सुपरहीट का मतलब ये नहीं कि 100 डिग्री 200 डिग्री सेल्सियस पे हीट करा। सुपरहीट का मतलब मान लो 50,000 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दिया, या 1 लाख या 1 मिलियन, मान लो हमने 1 लाख डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट कर दिया, इसी को बोलते हैं सुपरहीट या फिर ओवरहीट। अब बोलोगे प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना टेम्परेचर तक जाना एक तरह से इम्पॉसिबल है, बट कई जगह ये पॉसिबल होता है। अभी एग्जांपल भी लेंगे। जब गैस को सुपरहीट या ओवरहीट कर देते हैं, मतलब 50,000 डिग्री सेल्सियस, 1 लाख डिग्री सेल्सियस, 10 लाख डिग्री सेल्सियस, इतने टेम्परेचर पर जब गैसेस को हीट कर देते हैं, तो वो जो गैसेस है वो मिक्सचर बन जाता है। वो क्या बन जाता है, वो मिक्सचर बन जाता है। किस चीज का मिक्सचर बनता है, वो देख लो यहाँ पे, जो गैस है वो मिक्सचर बन जाता है कैटायंस, किसका, कैटायंस और इलेक्ट्रॉन्स का, वो गैस किसका मिक्सचर बन जाएगा, कैटायन और इलेक्ट्रॉन्स का। और इसी मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, इस मिक्सचर को प्लाज्मा। प्लाज्मा बेसिकली क्या होता है, कैटायन और इलेक्ट्रॉन्स का मिक्सचर होता है, कैटायन और इलेक्ट्रॉन्स का मिक्सचर। कब, जब गैसेस को सुपरहीट करा जाता है। अब ये कहां पे दिखता है, सन, एग्जांपल मोस्ट कॉमन इसका सन स्टार्स,
जो हम देखते हैं सूरज, सन, सन जो है वो प्लाज्मा का मिलके बना है। सन जो है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, प्लाज्मा का मिलके बना है। कि सन पे जो गैसेस है इतने हाई टेम्परेचर में वो गैसेस क्या कन्वर्ट हो जाती है, प्लाज्मा में। किसमें हो जाती है, प्लाज्मा में। तो सन जो है वो ना ही सॉलिड है, ना ही लिक्विड है, ना ही गैस, वो क्या है, प्लाज्मा। और प्लाज्मा में होते ही क्या है, किसका मिक्सचर होता है, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स का। कभी भी पूछा जाए कौन से आयंस होते हैं, वो कैटायन, कैटायन मींस पॉजिटिव चार्ज आयंस को बोलते हैं कैटायन। तो प्लाज्मा बेसिकली क्या होता है, आयंस और इलेक्ट्रॉन का मिक्सचर। जो स्टार्स हम आसमान में देखते हैं, ज्यादातर प्लाज्मा जो होते हैं वो ग्लो करते हैं। प्लाज्मा जो होते हैं वो क्या करते हैं, ग्लो। स्टार्स भी देखे होंगे आसमान में, रात के टाइम पे जो स्टार्स दिखते हैं वो किसके मिलके बने, प्लाज्मा। हमारा जो सन है वो भी एक स्टार ही है, वो भी क्या है, एक स्टार ही है। और वो किससे मिलके बना है, प्लाज्मा। क्योंकि हाई टेम्परेचर पे, वेरी वेरी हाई टेम्परेचर पे जो गैस होती है वो कैटायन और इलेक्ट्रॉन का मिक्सचर बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। तो सन और स्टार क्या है, प्लाज्मा। तो कोई डेफिनेशन भी यही लिखी हुई थी ऊपर, अगर अब ध्यान दो डेफिनेशन पे आते वापिस। व्हेन सुपरहीटेड एंड ओवरहीटेड ऑफ गैसियस सब्सटेंस, गैसियस सब्सटेंस को सुपरहीट या ओवरहीट कर दो, इट बिकम मिक्सचर ऑफ आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो वो आयंस और इलेक्ट्रॉन्स का मिक्सचर बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, जो कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा हम डेली देखते हैं, सन को डेली देखते हैं, बट स्टेट ऑफ मैटर में कईयों को पता नहीं होता कि सन किससे मिलके बना है। तो सन किससे मिलके बना है, प्लाज्मा से मिलके बना है। सन स्टार्स जो होते हैं वो प्लाज्मा से मिलकर बने होते हैं। अब यहाँ पे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि प्लाज्मा अर्थ पे क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल, हम बना सकते हैं? तो अर्थ पे प्रैक्टिकली पॉसिबल है। जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है तो एक देखा होगा लाइट, आपने यूट्यूब से लेकर कई वीडियोस में देखा होगा कि तब कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है तो एक धमाका होता है और एक सन की तरह इमेज फॉर्मेशन सी होती है। वहां पे क्या दिखता है, एक गोला सा दिखता है आग का। ऐसा लगता है जैसे कुछ माइक्रो सेकंड के लिए एक सन आ गया है, क्योंकि उस टाइम पे जो गोला सा दिखता है आग का, उसका टेम्परेचर कई हजारों कई लाखों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। क्या बन जाता है, लाखों। तब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है तो वो एक जो सर्कल सा दिखता है, येलो ऑरेंज ऑरेंज सा आग का एक गोला सा, उसका टेम्परेचर उस टाइम पे कई हजारों लाखों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। उस कुछ नैनो सेकंड के लिए बोल सकते हैं वो एक छोटा सा क्या बना है, प्लाज्मा। क्या बना है, प्लाज्मा। कुछ नैनो सेकंड्स के लिए, ठीक है, माइक्रो नैनो सेकंड्स के लिए क्या फॉर्म होता है, प्लाज्मा। इसलिए न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जहां पे होता है, जो उसके जस्ट पास में, वो पलक झपकते ही गायब हो जाता है, क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर पे तब गैसेस ही अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दे रही है। तो सॉलिड और हमारी बॉडी के जो टिश्यूज ऑर्गन्स वगैरह वो सब क्या पलक झपकते क्या हो जाता है, वेपराइज हो जाता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर हो जाता है और आसपास की सारी गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्लाज्मा, जो कि वो ग्लो करता हुआ दिखता है। तो प्रैक्टिकल पॉसिबल है अर्थ पे भी। अगर आप न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को देखते हो बहुत दूर से तो प्लाज्मा ही है जो माइक्रो सेकंड के लिए बनता है। तो प्लाज्मा होता है क्या है, बेसिकली आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स का मिक्सचर। तो याद रखना आज के बाद एक नंबर में कभी भी पूछा जाए व्हाट इज प्लाज्मा, इतना भी लिख दोगे ना, इट इज द मिक्सचर ऑफ आयंस that is cation and electrons, this is known as plasma। तो ये थी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। कौन सी थी, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। अब आते हैं फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, जो कि कहलाता है बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो इसको लिखे फोर्थ जो स्टेट ऑफ मैटर थी प्लाज्मा। अब हम आते हैं फिफ्थ पर। फिफ्थ आता है बीईसी, नोट। तो नेक्स्ट आ रहा है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, बीईसी, जिनकी फुल फॉर्म है बोस आइंस्टाइन बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो दो साइंटिस्टों ने मिलकर इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, एक इंडियन साइंटिस्ट बोस और एल्बर्ट आइंस्टाइन। इन दोनों ने फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को एक्सप्लेन करा। कैसे, तो देखते हैं हम भी। तो इन्होंने डेफिनेशन क्या बोली और क्या इसकी डेफिनेशन है। जब हमने गैसेस सब्सटेंस को हीट करा, ओवरहीट, तो हमें मिला प्लाज्मा। गैस क्या होती है, मैटर, ठीक है। अब मैटर को हम कूल्ड कर रहे हैं, कितना कूल्ड करना है और कितने डिग्री तक हम किसी चीज को ठंडा कर सकते हैं, वो यहाँ पे हमें दिखने वाला है अब। तो जो यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, जो कि है बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो स्टार्ट करते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो डेफिनेशन लिख रहे हैं, इट इज डिफाइंड, पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या है। इट इज डिफाइंड
व्हेन सुपर कूल्ड ऑफ मैटर या सब्सटेंस लिख देते हैं, एनी सब्सटेंस, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मैटर को, ठीक है, सुपर कूल्ड ऑफ एनी सब्सटेंस एट कितने टेम्परेचर पे, एब्सोल्यूट जीरो। अब एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एट एब्सोल्यूट जीरो then their atoms loses its identity and become a super atom। अब ये क्या है, एटम, सुपर एटम, दिस इज नोन एज बीईसी। किसी भी सब्सटेंस को जब हमने हीट करा था, सुपर हीट करा था, तो हमें क्या मिला था, प्लाज्मा। अब कर रहे हैं हम किसी भी सब्सटेंस को, मान लो कोई भी गैसीय सब्सटेंस या सॉलिड, ठीक है, एनी सब्सटेंस लिख दिया मैंने, आप मैटर सब्सटेंस या मैटर एक गैसीय सब्सटेंस लिख सकते हो। अगर हम सुपर कूल्ड करें, यहाँ पे देखो कई वर्ड आ रहे हैं, समझने का मतलब बनता है यहाँ पे, व्हेन सुपर कूल्ड। सुपर हीट में तो हम कई हजार डिग्री सेल्सियस, लाखों तक पहुंच गए थे, बात करी थी। क्या सुपर कूल्ड में भी ऐसा होता है कि किसी भी सब्सटेंस को -1000 डिग्री सेल्सियस? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, यहाँ पे समझना। सुपर कूल्ड का मतलब क्या है, सुपर कूल्ड ऑफ एनी सब्सटेंस एट एब्सोल्यूट जीरो। अब इसका एक मतलब है अपना ही, एक टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हम राइट में समझ रहे हैं, एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो कितना होता है, ये टेम्परेचर की सबसे छोटी रेंज है। टेम्परेचर में माइनस की तरफ जाओ तो एक रेंज होती है फिक्स्ड, लास्ट जिसे बोल सकते हो, उससे नीचे कोई नहीं जाता और ना ही पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू साइंस। तो एब्सोल्यूट जीरो रेंज है क्या, वो है 0 केल्विन। 0 केल्विन को एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। अगर इसे मैं डिग्री सेल्सियस में लिखूं तो वो हो जाएगा -273.15 डिग्री सेल्सियस। ये जिंदगी भर याद रखना, टेम्परेचर की सबसे छोटी रेंज 0 केल्विन होती है, और जिसको डिग्री सेल्सियस में अगर मैं लिखूं तो वो होगा -273.15 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों एक ही है, ये वही है जैसे कि, चलो वो तो अभी बाद में बताएंगे। 0 केल्विन जो कि किसके बराबर होता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस। याद रखना, ये टेम्परेचर की सबसे छोटी रेंज है, सबसे छोटी, इससे नीचे कभी टेम्परेचर जाता ही नहीं है अकॉर्डिंग टू साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस बोल लो या फिजिक्स बोल लो, केमिस्ट्री, इससे नीचे यहां तक भी पहुंच जाओ वो भी बहुत बड़ी बात है। टेम्परेचर की सबसे छोटी रेंज, अगर इस रेंज तक भी मैं किसी को लेके जा रहा हूँ, गैस को भी लेके जा रहा हूँ, वो कंप्रेस होती माना जाता है कि इस टेम्परेचर तक अगर मैं गैस को लेके भी चले जाऊं, तो गैस को जब कूल करा जाता है किसी भी सब्सटेंस को, तो वो कंप्रेस होती है। तो कंप्रेस होती जैसे बोलते हैं ना, कंडेंस कंप्रेस होती जाएगी, और इस टेम्परेचर तक अगर आप पहुंच भी रहो किसी गैस को लेके, तो माना जाता है गैस का वॉल्यूम कितना हो गया, 0। ये एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी टेम्परेचर है, एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर। ये क्या है, हाइपोथेटिकल टेम्परेचर। हाइपोथेटिकल टेम्परेचर ये एक काल्पनिक टेम्परेचर है, यहां तक भी हम किसी भी सब्सटेंस को नहीं ले जा सकते। ये सबसे छोटी रेंज होती है किसकी, टेम्परेचर की, अकॉर्डिंग टू साइंस या अकॉर्डिंग टू फिजिक्स बोल लो, केमिस्ट्री बोल लो, ठीक है, जो सही लगे। तो एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो मींस 0 केल्विन, इसको बोलते हैं -273.15 डिग्री सेल्सियस, -273.15 डिग्री सेल्सियस। अब इसके आसपास की भी अगर मैं बात करूं, तो आपने बहुत सारे यूट्यूब पे एक्सपेरिमेंट्स देखे होंगे। लिक्विड नाइट्रोजन को बहुत सारे सब्सटेंस के ऊपर डाला जाता है, जमा रहे हैं, जिसमें से धुआं सा निकलता है, तो वो लिक्विड नाइट्रोजन होती है। लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस। सोचो 196 पर ही वो लगभग सभी को जमा दे रहे हैं, तो -273 कितना होगा, -273.15 डिग्री सेल्सियस कितना होगा। ये इतना
ठंडा, इतना ठंडा टेम्परेचर है कि इसके आसपास भी पहुंचे। देखो मैंने दोबारा बता रहा हूँ, इसके आसपास अगर मैं गैस को लेके भी जाऊं तो गैस भी अपना वॉल्यूम 0 कर देता है, ये इतना ठंडा होता है। अगर इतने टेम्परेचर पर अगर मैं किसी भी सब्सटेंस को क्या करूं, कूल्ड करूं, तो यहाँ पे देखते हैं ये एक मेरे पास सब्सटेंस है, ये इसके क्या है, एटम्स, ठीक है, इसके क्या है मैं मान लेते हैं ये एटम्स है, इस टाइप से, ये क्या है, एटम्स। ये कोई भी एक मैटर है, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी ले लो। अगर इसको मैं सुपर कूल्ड कर दूं, सुपर कूल्ड, और कितने टेम्परेचर के आसपास तक ले जा रहा हूं, एब्सोल्यूट 0 केल्विन के आसपास तक लेके जा रहा हूं, ठीक है, 0 केल्विन बोल लो या फिर -273.15 डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर के पास को धीरे धीरे लेके जा रहा हूँ, -100, -150, -200, -230, -250, देन -273। जैसे लेते जाऊंगा तो इसके एटम्स क्या करेंगे, कूल होने पे पास पास आते जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जैसे इसके पास पहुंचने वाले हैं, ये सारे एटम कंप्रेस करके एक सुपर एटम का फॉर्मेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, एक, ये सब मिलके एक सुपर एटम, सुपर एटम, ये सुपर एटम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सुपर एटम। और यही स्टेट होती है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, बीईसी जिसे बोला जाता है, बीईसी। ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल जल्दी से हो नहीं पाता है, क्योंकि इतने टेम्परेचर तक पहुंचना एक तरह से इम्पॉसिबल है। बट साइंस में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, सब चीजें पॉसिबल हो जाएगी जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज आएगी। तो बीईसी, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन और बोस, देखो लिखा भी हुआ है, इट इज डिफाइंड व्हेन सुपर कूल्ड ऑफ गैसियस सब्सटेंस एट एब्सोल्यूट 0। एब्सोल्यूट 0 पे किसी भी सब्सटेंस को सुपर कूल्ड करा जाए, देन देयर एटम्स, देखो उसके एटम्स अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देंगे और क्या बन जाएंगे, एक सुपर एटम। क्या बन जाएगा, एक सुपर एटम। और उसी को बोलते हैं फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, जिसे बोला जाता है बीईसी। क्या बोला जाता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। प्रैक्टिकली तो आप इसको कहीं पे देख नहीं पाओगे, नहीं कभी देखा होगा। प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं ये तो पता चलेगा टेक्नोलॉजी के ऊपर कितनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो बेसिकली एक बीईसी कैसे फॉर्म्ड होता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जब किसी को सुपर कूल्ड करा जाए एब्सोल्यूट 0 के आसपास या एब्सोल्यूट 0 तक, वो खुद एक इमेजिनरी, एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है। तो ये स्टेट ऑफ मैटर भी एक तरह से क्या हुई, हाइपोथेटिकल। तो एटम्स अपनी आइडेंटिटी को लूज कर रहे हैं, सोचो एटम्स भी अपनी आइडेंटिटी को लूज कर रहे हैं और एक सुपर एटम बन रहा है। तो ये ऐसा लग रहा है थोड़ा जादुई दुनिया में पहुंच गए, बट अकॉर्डिंग टू साइंस ऐसा पॉसिबल है। तो यही होती है हमारी फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो यहाँ पे याद रखना एब्सोल्यूट 0 होता है क्या है, एब्सोल्यूट 0 केल्विन को बोलते हैं, जो होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर की सबसे छोटी रेंज, माइनस में ऐसा नहीं होता कि 1000 तक पहुंच जाओ, टेम्परेचर की सबसे छोटी ये रेंज है, इससे छोटा कुछ होता ही नहीं। यहाँ तक भी जाओगे तो एक काल्पनिक दुनिया में पहुंच जाओगे, हाइपोथेटिकल, इमेजिनरी, ठीक है। यहाँ तक पहुंचना भी एक तरह से इम्पॉसिबल है। तो ये था हमारा फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो आज हमने पढ़ा सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बीईसी। तो प्लाज्मा और बीईसी काफी इंटरेस्टिंग स्टेट ऑफ मैटर्स में से प्लाज्मा होता है जब सुपर हीट करा जाता है किसी सब्सटेंस को, गैसीय सब्सटेंस को सॉरी, और बीईसी होता है जब सुपर कूल्ड करा जाता है। दोनों एक दूसरे से मान के चलो एक तरह से अपोजिट टाइप है, एक को कूल करे एक को हीट। तो इस नोट करना बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो आज हमने पढ़ा है स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बीईसी। तो इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक के बाद इसी चैप्टर के। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसे नोट करो, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।